हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने वंशांगति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव आनुवंशिकी। तो गुणसूत्रीय आधार जो है यानी कि वंशांगति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव आनुवंशिकी जो है, इसमें आपको आज जो है केवल थियरी पढ़ना था, इसलिए हमने जो है आज पहले से नोट कर लिया इसे, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी आपने कल जो है क्रोमैटिन और जो है जीनोम क्या होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं, फिर उसके बाद हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्रोमोसोम किसे कहते हैं, ये सब अच्छे से समझ लिया था और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं वंशांगति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव आनुवंशिकी क्या है। कि जब मेंडल प्रयोग कर रहे थे तो उस समय जो कोशिका यानी कि उस समय जीव कोशिका की संरचना, केंद्रक या गुणसूत्र, इन सब का ज्ञान जो है बहुत कम था। ठीक है, तो देखिए हमने यही यहाँ पे नोट किया हुआ है कि जब मेंडल मटर के पौधे पर अपने प्रयोग कर रहे थे तो उस समय तक जीव कोशिकाओं की संरचना, केंद्रक और गुणसूत्रों का ज्ञान बहुत कम था। उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है नागेली। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले केंद्रक में धागे नुमा रचना को देखा, यानी कि नागेली ने जो है सबसे पहले केंद्रक में धागे नुमा रचना को देखा था। रूसो ने इनकी उपस्थिति की पुष्टि की। एक वैज्ञानिक है रूसो, जिन्होंने ये मतलब इनकी इस बात की पुष्टि की कि हाँ, केंद्रक में जो है धागे नुमा संरचना उपस्थित होती है। उसके बाद जो है एक दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम जी.ई. बालबियानी, इन्होंने क्या किया कि दीर्घ गुणसूत्रों की खोज की। उसके बाद जी.ई. बालबियानी ने दीर्घ गुणसूत्र की खोज की। उसके बाद वाल्डेयर ने इन गहरे रंग की सूत्रवत इकाई को गुणसूत्र नाम दिया, यानी कि बालबियानी ने सबसे पहले दीर्घ गुणसूत्र की खोज की। उसके बाद वाल्डेयर ने क्या किया, इसका नाम क्या दिया, गुणसूत्र नाम दिया। ठीक है, उसके बाद जो है अध्ययन किया गया। अध्ययनों के बाद ये पता चला कि अलग अलग जातियों में गुणसूत्र की रचना, माप एवं आकृति अलग अलग होती है। यानी कि फिर जो है बहुत सारे अध्ययन किए गए, बहुत सारे खोज किए गए, बहुत सारे प्रयोग किए गए। तो उन अध्ययन या उन प्रयोगों के माध्यम से ये पता चला कि गुणसूत्र जो होते हैं, इनकी संरचना, इनके आकार एवं आकृति, ये सभी जो है अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। परंतु एक जाति के जीव में गुणसूत्र समान रचना, माप एवं आकार में समान समूह वाले होते हैं, और इस समूह के गुणसूत्र कैसे होते हैं, जोड़ी में होते हैं। मतलब जब ढेर सारा अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि अलग अलग जातियों में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की शेप, गुणसूत्रों की साइज और गुणसूत्रों की रचना ये अलग अलग होती है। लेकिन एक ही जाति के जीव जो होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संरचना, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों के माप, ये सभी जो हैं कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। और ये पता चला कि गुणसूत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जोड़ी में होते हैं, यानी कि द्विगुणित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा गुणसूत्र जोड़ी में अर्थात द्विगुणित होते हैं। जैसे आप देखते हैं मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, और वो 46 गुणसूत्र 23 जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। हमने यहाँ लिखा है कि जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र 23 जोड़ी के रूप में होते हैं। 22 जोड़ी में प्रत्येक जोड़ी के 2 गुणसूत्र, ये कल भी आपने पढ़ा था कि मनुष्य में जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी कि समजात गुणसूत्र होते हैं। यानी कि वो जो है माप में, आकृति में, ठीक है, और संरचना, इन सभी में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये अन्य जोड़ी के गुणसूत्रों से भिन्न होते हैं, यानी कि अन्य जोड़ी के, जैसे एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र हैं तो एक जोड़ी में दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से एकदम क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन पहला जोड़ी और दूसरा जोड़ी यानी कि जोड़ियों के बीच में गुणसूत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। लेकिन प्रजनन की क्रिया में माता पिता के प्रत्येक जोड़ी का एक एक गुणसूत्र हमें शुक्राणु तथा अंडाणु द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि हमने कल भी ये बताया था किस प्रकार से जो है युग्मनज बनते हैं आधे, यानी कि एक जीनोम जो है
यानी कि एक सेट क्रोमोसोम का एक सेट जो है पूरा वो आपको माता से मिलता है, एक सेट आपको पिता से, यानी कि एक जीनोम माता से एक जीनोम पिता से। इस प्रकार से यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र है, सभी जोड़े गुणसूत्र में से एक एक गुणसूत्र माता से और 23 जोड़े यानी कि जो पिता में 23 जोड़े गुणसूत्र है उन 23 जोड़े में से एक एक जोड़े गुणसूत्र पिता से, एक एक जोड़ी गुणसूत्र माता से और एक एक पिता से प्राप्त होते हैं। इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि युग्मकों में गुणसूत्रों का अगुणित समूह होता है। ठीक है ना। जब आप देख रहे हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और 23 जोड़े में जब वो है तो कैसे है, द्विगुणित है। लेकिन जब युग्मक जनन होता है यानी कि जब उनसे युग्मक बनते हैं तो क्या होता है कि सभी जोड़े गुणसूत्र से एक एक गुणसूत्र उनके युग्मक में जाता है। तो इसी एकदम से स्पष्ट हो जाता है कि जो गुणसूत्र यानी कि जो युग्मक में जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, यानी कि हैप्लॉयड होते हैं। अर्थात जोड़ीदार गुणसूत्रों का एक ही सदस्य होता है। जोड़ीदार गुणसूत्र जो थे जोड़ी में थे, उन जोड़ी का जो है एक ही सदस्य होता है। ठीक है। यह अगुणित समूह क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। आपने कल भी देखा था, हमने बताया था। ठीक है। तो जो आपने कल पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये आपके सारे हैं, वो आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये कुछ नहीं है, आपको एकदम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जब यानी कि ऐसे ही कि जब मेंडल जो है क्या कर रहे थे, मटर के पौधों पर प्रयोग कर रहे थे, या जब मेंडल अपने मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे तो उस समय जो है जीव कोशिका की संरचना, केंद्रक या गुणसूत्र या जीन, इन सभी का ज्ञान बहुत कम था, इन सभी के बारे में कुछ पता नहीं था। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है वाल्डेयर। वाल्डेयर ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने केंद्रक में क्या देखा, धागेनुमा संरचना को अर्थात क्रोमैटिन को देखा। ठीक है। उसके बाद जो है एक दूसरे वैज्ञानिक यानी कि रूसो जिनका नाम है, उन्होंने क्या की, इस बात की पुष्टि की, मतलब उन्होंने इस बात को माना कि हाँ केंद्रक में धागेनुमा संरचना उपस्थित होती है। उसके बाद जेई बालबियानी, इन्होंने क्या किया कि दीर्घ गुणसूत्र की खोज की। उसके बाद वाल्डेयर ने उसको गुणसूत्र नाम दिया। ठीक है। उसके बाद जब अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया गया तो अध्ययनों के बाद ये पता चला कि जो गुणसूत्र होते हैं यानी कि अलग अलग जातियों में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संरचना, गुणसूत्रों के माप, ये सभी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन एक ही जाति के जीव जो होते हैं, एक ही जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या, संरचना, ठीक है, उसके माप, उसकी आकृति यानी कि ये सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है क्या है, जैसे आपने देखा कि जो क्या कहते हैं कि मनुष्य होते हैं, मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते, 46 गुणसूत्र किस रूप में होते हैं, 23 जोड़े के रूप में होते हैं। कहने का मतलब गुणसूत्र जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया मनुष्य का कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र कितने, 23 जोड़ी के रूप में होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं, कल आपने देखा था कि 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं ये कैसे होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। मतलब 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो है प्रत्येक जोड़ी के दो गुणसूत्र माप, आकृति, रचना में समान होते हैं। 22 जोड़े के यानी कि दोनों यानी कि एक जोड़ी में दो गुणसूत्र होते हैं तो एक जोड़ी के दोनों गुणसूत्र जो है वो आपस में संरचना में, माप में, ठीक है ना, सब कुछ में यानी कि आकृति में, इनमें क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि प्रजनन की क्रिया में माता पिता के प्रत्येक जोड़ी का एक एक गुणसूत्र, जब निषेचन या प्रजनन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है या रिप्रोडक्शन की क्रिया जब होती है तो प्रजनन में यानी कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि माता और पिता से क्या होता है कि प्रत्येक जोड़ी का एक एक गुणसूत्र हमें प्राप्त होता है। मतलब एक जीनोम माता से, एक जीनोम पिता से। किसके द्वारा, पिता से जो है युग्मक बनता है जिसे हम कहते हैं शुक्राणु, और माता से जो युग्मक बनता है उसे हम कहते हैं अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के फिर क्या बनाते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जाइगोट से आप जानते हैं एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर क्या बनता है, चाइल्ड बनता है। ठीक है। तो वहाँ पे यही लिखा है कि माता पिता के प्रत्येक जोड़ी का एक एक गुणसूत्र हमें शुक्राणु और अंडाणु के द्वारा प्राप्त होते हैं। इससे एकदम से स्पष्ट हो जाता है कि आपने देखा कि जब माता में और पिता में दोनों लोगों में गुणसूत्रों की संख्या कैसी है, द्विगुणित है। और माता में जो 23 जोड़े गुणसूत्र है सभी से एक एक जोड़े गुणसूत्र
और पिता में भी 23 जोड़े गुणसूत्र है। सभी जोड़े से एक एक गुणसूत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब जो युग्मक होते हैं, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, अगुणित होती है, यानी कि हैप्लॉइड होती है। और इन्हीं अगुणित गुणसूत्रों का जो सेट होता है, अगुणित गुणसूत्रों का पूरा जो सेट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, हमने लिखा कि अगुणित समूह गुणसूत्र जीनोम कहलाते हैं, यानी कि अगुणित गुणसूत्रों का समूह जो है वो क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है एक दूसरा सिद्धांत है वंशांगति का गुणसूत्रीयवाद। ठीक है, वंशांगति का गुणसूत्रीयवाद यानी कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें देखिए हमने लिखा है कि सटन एवं बोवेरी ने सन 1902 में पता लगाया कि युग्मक जनन में समजात गुणसूत्रों का युग्मकों में पृथक्करण, यानी कि सटन एवं बोवेरी जो है इन्होंने 1902 में ये पता लगाया कि युग्मक जनन के समय, यानी कि युग्मक बनते समय जो समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात जोड़ी के गुणसूत्र जो होते हैं, समजात गुणसूत्रों का युग्मकों में क्या होता है, पृथक्करण होता है। ये आपने यहाँ भी देखा ऊपर भी कि जब युग्मक जनन होता है, यानी कि जब युग्मक का निर्माण होता है, तो जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनमें से एक एक गुणसूत्र जो है वो कहा जाते हैं युग्मकों में, यानी कि प्रत्येक जोड़े गुणसूत्र के एक एक गुणसूत्र किसमें पृथक होते हैं, युग्मकों में जाते हैं। यौन निषेचन में समजात गुणसूत्रों का फिर से जोड़ियों से मिलना बिल्कुल मेंडल के द्वारा बताए गए एकल आनुवंशिक कारकों की तरह होता है। जिस चीज को मेंडल ने कारक कहा था, यानी कि जो चीज मेंडल ने कारक कह के कहा था कि ये कारक जो है इस प्रकार से, यानी कि वहां पे आपने पढ़ा था पृथक्करण का नियम, मेंडल ने वहां पर बताया था पृथक्करण के नियम में कि युग्मक बनते समय जो कारक होते हैं वो आधे आधे पृथक होकर के युग्मक में चले जाते हैं। ठीक है, इसी बात को उन्होंने कहा था। तो जब सटन एवं बोवेरी ने अध्ययन किया तो उनको ये पता चला कि जो मेंडल ने कहा था कि कारक होते हैं, जब युग्मक जनन होता है तो उस समय कारक जो है वो पृथक होकर के युग्मक में जाते हैं। जिस चीज को मेंडल ने कारक कहा था वो वास्तव में कारक नहीं बल्कि यही गुणसूत्र है जिसको मेंडल ने क्या कहा था, कारक कहा था। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा, सटन एवं बोवेरी ने सन 1902 में पता लगाया कि युग्मक जनन में या युग्मक जनन के समय या युग्मक बनते समय जो समजात गुणसूत्रों का युग्मकों में पृथक्करण होता है, जैसे मेंडल ने सेम पृथक्करण का नियम जो दिया था वही बात इन्होंने यहाँ पे कहा। यौन निषेचन में क्या होता है, समजात गुणसूत्रों का फिर से जोड़ियों से मिलना होता है। वहां पे देखा था कि जब जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जब युग्मक बनते थे तो वहां पर गुणसूत्रों का क्या होता है, पृथक्करण होता है। उसके बाद जब वहां पे फ्यूजन होता है दोनों युग्मकों में, मेल एंड फीमेल युग्मकों में, तो फिर से वहां पर क्या होता है कि वो जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो फिर से जो है जोड़े में, यानी कि जोड़ियों में मिल जाते हैं, फिर से वो जोड़ियां बना लेते हैं। और ये बिल्कुल मेंडल के द्वारा बताए गए एकल आनुवंशिक कारकों की तरह होता है। जैसे मेंडल ने बताया था जो चीज, केवल मेंडल ने क्या कहा था, उस चीज को कारक कहा था, मेंडल ने गुणसूत्र नहीं कहा था। तो ये जो है सटन एवं बोवेरी ने बताया कि वो जो मेंडल ने जिसको कारक कहा था वो कारक ना होकर के क्या है, मतलब वो कारक, वही कारक जो है यह क्या है, गुणसूत्र है। इन समानताओं के कारण वैज्ञानिकों में यह धारणा बनी कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों का कार्य करते हैं। मतलब ये सब जब अध्ययन किया गया और इन सब के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला तो वैज्ञानिकों ने ये धारणा बनाई कि इसका मतलब जो जिस चीज को मेंडल ने कारक कहा था वो कारक का काम कौन कर रहा है, गुणसूत्र कर रहा है। ठीक है, तो वही लिखा है कि इन समानताओं के कारण वैज्ञानिकों में यह धारणा बनी कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसी आधार पर सटन एवं बोवेरी ने 1902 में वंशांगति के गुणसूत्रीय मत का प्रतिपादन किया। यानी कि यही सब जब इन्होंने सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, जब इन सबके बारे में पता चला और ये पता चला कि मेंडल ने जिसको कारक कहा था, यानी कि मेंडल के कारक का कार्य जो है वो कौन कर रहा है, गुणसूत्र कर रहा है। तो इन सबके आधार पर सटन एवं बोवेरी ने क्या किया, 1902 में एक जो है मत दिया, एक थियरी दिया जिसे हम कहते हैं गुणसूत्रीय वंशांगति के गुणसूत्रीय मत, या उसी को हम कह सकते हैं कि वंशांगति का गुणसूत्रीय वाद। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वंशांगति के गुणसूत्रीय मत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया। देखिए यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिखा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार पहला है कि मेंडल के कारकों
का जोड़ा समजात गुणसूत्रों के जोड़े पर भौतिक रूप से स्थित होते हैं। मेंडल के कारकों का जो जोड़ा है वो किस प्रकार के गुणसूत्रों पर? समजात गुणसूत्रों के जोड़े पर भौतिक रूप से स्थित होते हैं। जैसे कल हमने बताया था कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला बात कि दो समजात गुणसूत्र है, यानी कि एक मैटरनल और एक पैटर्नल। तो इनके कारकों का जोड़ा जो होता है, एक जो है मैटरनल पर होता है, उसका दूसरा जोड़ा यानी कि एक जो है, एक में आप जानते हैं कि एक जीन में दो जोड़े होते हैं, एक के साथ में दो गुणसूत्र होते हैं, तो एक जो है मैटरनल है और एक पैटर्नल है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा है कि मेंडल के कारकों का जोड़ा जो है, जैसे उन्होंने कहा था कारक हमेशा कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। जैसे उन्होंने कैपिटल टी को कहा जोड़े में होते हैं, तो ये जो मेंडल ने कहा था जिसको कि कारक हमेशा जोड़े में होते हैं, ये जोड़े जो है ये कहाँ पर स्थित होते हैं? समजात गुणसूत्रों के जोड़े पर भौतिक रूप से स्थित होते हैं। जैसे जो समजात गुणसूत्र है, मान लीजिए दो गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र जो है ये है समजात गुणसूत्र, एक ये है। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये समजात गुणसूत्र है। तो मेंडल के कारकों का जोड़ा जो है, यानी कि एक जो है कैपिटल टी यहाँ पर और एक कैपिटल टी यहाँ पर, इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि समजात गुणसूत्र के जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर एक कारक उपस्थित होता है। चाहे हम इस प्रकार से कहें कि जो मेंडल के कारकों का जोड़ा है वो समजात गुणसूत्रों के जोड़े पर, ये क्या है? एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा ही तो है, जोड़े पर भौतिक रूप से स्थित होता है। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े, जैसे ये समजात गुणसूत्र है, जितने भी समजात गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र पर जो है एक एक कारक, यानी कि इस जोड़े में ये एक गुणसूत्र, ये दूसरा गुणसूत्र, तो एक एक कारक इस पे, एक कारक इस पे, ऐसे और जो जितने जोड़े होंगे सभी के जो है प्रत्येक गुणसूत्र पर एक एक कारक उपस्थित होते हैं, यानी कि एक कारक उपस्थित होता है। दूसरा है कि अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया के दौरान इस समजात गुणसूत्रों का ही पृथक्करण तथा स्वतंत्र अव्यूहन होता है। यानी कि जब अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया होती है तो मेंडल ने क्या कहा था कि अर्धसूत्रीय विभाजन के समय क्या होता है, यानी कि युग्मक बनते समय जो है अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिससे क्या होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। तो वही चीज यहाँ भी कहा इन्होंने कि अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया के दौरान इस समजात गुणसूत्रों का ही पृथक्करण तथा स्वतंत्र अव्यूहन होता है। मतलब कि जब अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया होती है तो वहां पे जो गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है वो किसका होता है? समजात गुणसूत्रों का ही पृथक्करण होता है और फिर उन्हीं का क्या होता है? स्वतंत्र अव्यूहन होता है। अतः इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों के वाहक होते हैं। ठीक है, इन सब बातों से एकदम से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो गुणसूत्र हैं यही मेंडल के कारकों के वाहक होते हैं। मतलब गुणसूत्र ही, जैसे वहां पे आपने देखा कारक जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे थे, मेंडल ने बताया था कि कारक जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ पे इन सब बातों से यह स्पष्ट चला कि जो मेंडल के कारक होते हैं वो मेंडल के कारक जो है वो कहाँ पर स्थित होते हैं? गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और गुणसूत्र के माध्यम से ही वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है क्या हुआ कि ये जो वंशांगति के गुणसूत्रीय मत था इसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मतलब इसको भी माना नहीं गया कि गुणसूत्रीय मत जो है जो बताया गया इसको भी माना नहीं गया, ये भी मान्य नहीं हुआ। मतलब इसको जो है इसकी मान्यता जो है वो क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। कब समाप्त कर दी गई? यानी कि जो है हम कह सकते हैं कि जो वंशांगति का गुणसूत्रीयवाद है इसकी मान्यता कब समाप्त की गई? जब जो है वैज्ञानिकों को यह पता चला कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं उनकी संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है। ठीक है, बाद में जो है वैज्ञानिकों को जब ये पता चला कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षणों की संख्या जो है गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है, तब क्या हुआ कि वंशांगति के गुणसूत्रीयवाद, वंशांगति का जो गुणसूत्रीयवाद था या गुणसूत्रीय मत था इसको क्या कर दिया गया? इसको मान्यता नहीं दिया गया, यानी कि इसकी मान्यता को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है एक दूसरा जो है वाद प्रतिपादित किया गया जिसे हम कहते हैं वंशांगति का जेनीयवाद। ठीक है ना, वहां पे था वंशांगति का गुणसूत्रीयवाद और ये अब आ गया, इसको समाप्त करके दूसरा वाद आया जिसको हम कहते हैं वंशांगति का जेनीयवाद।
वाद। इसको आप याद रखिएगा कि वंशागति का गुणसूत्रीय वाद जो है या गुणसूत्रीय मत जो है, इसके मान्यता को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? जब वैज्ञानिकों को ये पता चला कि जो आनुवंशिक लक्षणों की संख्या होती है वो गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है, और वो जो यानी कि जो आनुवंशिक लक्षण हम कह सकते हैं कि और जो है जो आनुवंशिक लक्षण जो उपस्थित करते हैं, यानी कि जिनके माध्यम से आनुवंशिक लक्षण प्रस्तुत होते हैं वो गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा जो है वाद प्रतिपादित किया गया, जिसे हम वंशागत का जीनीय वाद कहते हैं। इसमें देखिए हमने लिखा है कि कारकों को 1909 में डब्ल्यू जॉनसन ने क्या किया? जीन्स का नाम दिया। मतलब बाद में जो यहाँ पे कारक की बात हुई है कि गुणसूत्रों पर जो है क्या होते हैं? कारक होते हैं, और वही कारक जो है आनुवंशिक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। तो जो जिसको कारक नाम दिया गया था वो क्या हुआ कि डब्ल्यू जॉनसन एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया? उस कारक को क्या नाम दे दिया? जीन नाम दे दिया। उस कारकों को इन्होंने क्या किया? जीन्स का नाम दे दिया। और टी.एच. मॉर्गन ने सन 1910 में वंशागति का जीन मत प्रतिपादित किया। यानी कि एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डब्ल्यू जॉनसन। इन्होंने क्या किया कि जो कारक शब्द था, जिसे हम कारक कह रहे थे अभी तक, उस कारक को इन्होंने क्या कह दिया? जीन्स कह दिया, कि वो उसका नाम कारक नहीं बल्कि क्या है? जीन्स है या जीन है। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम है टी.एच. मॉर्गन, इन्होंने क्या किया कि 1910 में वंशागति का जीन मत प्रतिपादित किया। ठीक है, अब देखिए इस मत के अनुसार क्या है कि जीन्स होते क्या हैं। देखिए लिखा है कि जीन्स जो है माला के मनकों की भांति गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में लगे हुए कण हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जीन्स माला के मनकों की भांति गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में लगे हुए कण हैं। जैसे आपने देखा होगा माला होता है, एक मोतियों वाला जो माला होता है वो इस प्रकार से होगा। जब माला, तो माले पर क्या होता है? ऐसे जगह जगह पर मोती लगी होती है। ठीक है ना, मोती लगी होती है। इसी प्रकार से जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र पर ऐसे रेखीय क्रम में लगे हुए होते हैं। इसका मतलब ये, जैसे आपने माला देखा हुआ है कि ये माला में क्या होता है? एक धागा होता है, और उस धागे में क्या होती हैं? ढेर सारी मोतियां लगी हुई होती हैं। सेम उसी तरह से जो जीन्स होते हैं ये भी माला के मनकों की भांति गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में लगे हुए कण होते हैं। जैसे आपने माला में मोतियों को देखा हुआ है कि एक धागा होता है, उस धागे में मोती पिरोई हुई होती है, मोती लगी हुई होती है। उसी प्रकार से गुणसूत्र जो है एक मान लीजिए धागा है, और उसी धागे के ऊपर मोतियां लगी हुई हैं, मतलब कि जीन्स लगी हुई हैं रेखीय क्रम में। ठीक है, तो पहला यही है कि जीन्स माला के मनकों की भांति गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में लगे हुए कण हैं। फिर दूसरा है कि गुणसूत्र में डीएनए उपस्थित होता है तथा जीन्स भी इसी के छोटे छोटे खंड होते हैं। कहने का मतलब इन्होंने कहा कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में क्या उपस्थित होते हैं? डीएनए उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ये जो जीन होते हैं, जीन भी डीएनए के ही छोटे छोटे क्या होते हैं? खंड होते हैं। यानी कि डीएनए के छोटे छोटे खंडों को ही हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि गुणसूत्र में डीएनए उपस्थित होता है तथा जीन्स भी इसी के छोटे छोटे खंड होते हैं। मतलब गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, और जो जीन होते हैं वो डीएनए के ही छोटे छोटे खंड होते हैं। फिर तीसरा है कि जीन एक भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि जीन जो है ये एक प्रकार की भौतिक इकाई है, और यही जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। ठीक है ना। फिर है कि सभी जीवों में जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है। यानी कि जितने भी जीव होते हैं, सभी जीवों में जो जीन की संख्या होती है वो गुणसूत्रों की संख्या से बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत अधिक होती है। ठीक है, वही लिखा है कि सभी जीवों में जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है। इसीलिए जो है ये वाले मत को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो है ये बाद में वैज्ञानिकों को ये बात पता चली कि जो है आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं
वो उनकी संख्या जो है, आनुवंशिक लक्षणों की संख्या जो है वो गुणसूत्रों की संख्या से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए जो है इस मत को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, इस मत के मान्यता को समाप्त किया गया और उसके बदले जो है एक दूसरा मत प्रतिपादित किया गया जिसे कहा जाता वंशागति का जीनीयवाद। ठीक है ना। और इसे प्रतिपादित कौन किया, तो इसे किया टी.एच. मॉर्गन ने। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, पढ़ लीजिएगा 2 बार 3 बार, समझ में आ जाएगा। और इसके पहले वाला वीडियो जो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आपको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।